वीज़ा लग गया, ये आपके बिल्कुल सामने होगा 23 जनवरी को। और इनकी सबमिशन हुई थी 17 जनवरी को, और 6 दिन के अंदर जो है ना इनका वीज़ा लग गया है। इनका अप्रूवल आया है, और इनकी अप्रूवल आई है विद इन 1 डे के अंदर। और ये अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से कनाडा का या किसी भी कंट्री का जो है ना वो 100% जो वीज़ा है वो ले सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप फॉलो करके जो है ना वो किसी भी कंट्री का 100% वीज़ा ले सकते हैं। मतलब आपकी जो फाइल है वो किस तरह से स्ट्रांग बन सकती है। अब ये सारी चीज़ें हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ना पता होना चाहिए कि हम किस पर्पज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी में जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारा जो वीज़ा है वो किस पर्पज़ के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। एजेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, और वो उनको ऑफ़र करते हैं कि आप विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा सेम है, उसके लिए आप अप्लाई करें तो आपका जो वीज़ा वो लग जाता है। लेकिन विजिट वीज़ा किस बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे पूछना चाहिए। अब इसमें 3 से 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी है लेजर, मतलब आप सिर्फ वहाँ पे सिर्फ घूमना फिरना चाहते हैं, आपका इसके अलावा कोई और पर्पज़ नहीं है। होटल बुकिंग साथ अटैच होगी, आपका ट्रैवल प्लान बनेगा और एयर टिकट होगी। इस बेस पे आपका जो वीज़ा है वो लगता है। इसको कहते हैं लेजर, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए, विजिट वीज़ा के लिए। इसके अलावा आपका कोई पर्पज़ नहीं है, आपने वहाँ पे जाना है, सिर्फ घूमना फिरना है, और उसके बाद जो है ना आपने वापस आ जाना है। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी होती है बिजनेस। अब बिजनेस का होता है ये है कि जब वहाँ पे अगर कोई कॉन्फ्रेंस या कोई एक्सपो या कोई एग्जीबिशन इवेंट वगैरह हो रहा है, आप जब उसको अटेंड करने के लिए जाते हैं तो तब जो है ना आपका जो वीज़ा होता है वो टूरिस्ट वीज़ा की कैटेगरी में आता है, बिजनेस की। ठीक है, कि वहाँ से कोई एक्सपो आपको इनवाइट करते हैं, या फिर आप खुद उसके अंदर रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं कि हम जो है ना वो एक्सपो अटेंड करने जा रहे हैं, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस है हम उसको अटेंड करने जा रहे हैं, या कोई एग्जीबिशन है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये आता है आपकी बिजनेस की कैटेगरी में। अब तीसरी कैटेगरी होती है आपका फैमिली फ्रेंड इनविटेशन। अब वहां से आपका कोई रिलेटिव जो कनाडा के अंदर है, कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका फैमिली मेंबर, या फिर आपका कोई फ्रेंड अगर आपको इनवाइट करता है, इसको कहते हैं आपका फैमिली फ्रेंड स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन। ठीक है, ये आता है स्पॉन्सर की कैटेगरी में। अब वहां से जब आपको कोई इनविटेशन भेजेगा, कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका फैमिली मेंबर, या फिर आपका कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है समवन, तो जब वो आपको इनवाइट करता है ये आपका आता है स्पॉन्सर की कैटेगरी में। अब जो कंसल्टेंट एजेंट वगैरह होते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, उनको सिर्फ ये लगता है कि टूरिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अब बंदा जाता है, बंदा जो पर्सन है उसको ये अप्लाई कर देते हैं बिजनेस की कैटेगरी में, मतलब वहां से कोई इन्विटेशन वगैरह साथ लगा के उसकी कैटेगरी में जो है ना वो अप्लाई कर देते हैं, जिससे जो वीज़ा वो रिफ्यूज हो जाता है। अब जॉब पर्सन का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कभी भी आप जॉब पर्सन के साथ इन्विटेशन ना लगाएं, और उसको सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट पे लगाएं। सिर्फ होटल बुकिंग करें, ट्रैवल प्लान अच्छा बनाएं, आप पेड हो, और एयर टिकट करें, और जो होटल बुकिंग है वो भी कंफर्म होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो है वो होटल बुकिंग कार्ड के साथ करते हैं, मतलब फेक वगैरह ऑनलाइन सर्च वगैरह करके, जिस तरह booking.com है, या फिर चॉइस होटल है, और भी बहुत सारे हैं, अगोडा वगैरह है। तो वहाँ से जो है ना होटल ढूंढते हैं, उसमें फेक कार्ड जो है वो ऑनलाइन जनरेट करके उसके अंदर कार्ड वगैरह पुट करके जो आपकी होटल होती है वो कुछ दिनों के लिए होल्ड पे चली जाती है, मतलब 2-3 दिन के लिए, या फिर 24 आवर के अंदर आपकी जो होटल है वो होल्ड पे चली जाती है, कि आपकी जो डिडक्शन है वो कार्ड में से नहीं होती। उस टाइम वो जो होटल है वो कार्ड आपका डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, और आपको जो कन्फर्मेशन है वो भेज देती है। अब विद इन 24 आवर के अंदर आपकी होटल बुकिंग कैंसिल हो जाती है, जिससे जो आपका वीज़ा वो रिफ्यूज हो जाता है। इस तरह से आपने जब भी अप्लाई करना है कनाडा के अंदर, आप होटल ढूंढें उसके अंदर, या फिर अगर आप कार्ड लगा रहे हैं तो अपना जो कार्ड ऑथेंटिक कार्ड लगाएं, और उसकी बेस पे कुछ टैक्स वगैरह कटते हैं, मतलब 1000 या 2000 जो है ना वो आपके टैक्स कटेंगे, और आपकी जो होटल है वो होल्ड पे रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक आपका प्लान नहीं आता। मतलब आपने जाना है 20 से 25 मार्च को, तो 20 से 25 मार्च तक जो आपकी होटल है वो होल्ड पे रहेगी, वो उसको कार्ड जो है ना वो डिक्लाइन नहीं होगा। ठीक है, आपकी जो होटल बुकिंग है वो डिलीट नहीं होगी, तो वो तब तक जो है ना वो होल्ड पे रहेगी। तो आपने क्या करना है कि या तो पेड करें, पेड मतलब 2-3 हज़ार ऑनलाइन जो है ना वो टैक्स वगैरह उनके होते हैं, वो पे करके आप होटल जो है वो रिजर्व कर सकते हैं। या फिर अगर ये भी आप नहीं करना चाहते तो होटल वो ढूंढें जो कि विदाउट कार्ड हो, मतलब ऐसे होटल जिन पे आपको कार्ड पुट ना करना पड़े, आपकी जो रिजर्वेशन है वो कंफर्म हो जाएगी, आप कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, ना तो आपको कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी। वहां पे जब आप जाएंगे
तब जो है ना आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो होटल बुकिंग होती है वो आपकी कंफर्म होती है और उसको आप वीज़ा के अंदर यूज़ करें, अपनी फाइल के अंदर यूज़ करें, तो इससे जो आपके चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बिजनेस के अंदर लोग जो है ना वो फेक इन्विटेशन लगाते हैं, मतलब वहाँ पे कोई एक्सपो वगैरह हो नहीं रही होती, वो जो है ना ऑनलाइन वगैरह इधर उधर सर्च करके या फिर खुद से ही कोई एक्सपो जो है ना वो फाइल के अंदर पुट कर देते हैं कि हम जो है इस एक्सपो को अटेंड करने जा रहे हैं। तो उस बेस पे भी कनाडा जो है वो आपकी फाइल जो है वो रिफ्यूज कर देता है। जब भी एक्सपो आपको या इन्विटेशन या कॉन्फ्रेंस लगाएं उसको पहले खुद वेरीफाई करें कि ये कहाँ पे हो रही है, कौन सी डेट को हो रही है, एड्रेस कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिसर्च करके तब जो है ना आप उसके अंदर रिजर्वेशन करवाएं। अच्छा, टूरिस्ट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि पेड ट्रैवल प्लान आपने बनाना है, अच्छी होटल बुकिंग करनी है और जो है ना अच्छा जो प्लान है वो आपने देना है और इस बेस पे आपका जो वीज़ा को लगने के चांसेस ज़्यादा। अब ये 3-4 होती हैं कैटेगरी हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया। अभी जो है ना अभी हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपको कैसे स्ट्रांग बनाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो टाइज है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी कंट्री है, कनाडा नहीं है, कोई भी कंट्री है, तो उसके अंदर जब आप अप्लाई करते हैं टूरिस्ट के लिए तो आपकी टाइज जो है ना उनको देखा जाता है। वीजा ऑफिसर जो है ना वो आपकी टाइज देखता है। अब टाइज क्या होती है, लाइक आपकी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से आप जो है ना वो वापस आएंगे अपनी कंट्री के अंदर, कोई ऐसी चीज आपने शो करवानी है जिसकी बेस पे आप वापस आएंगे। अब इन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको वीजा नहीं मिल सकता, कभी भी वीजा नहीं मिलेगा कनाडा के अंदर खास तौर पे। अब अगर आपको वीजा लग जाता है, और लगते भी हैं, किस बेस पे लगते हैं, आपकी एज बेटर होती है। लाइक अगर आपकी एज है 50-60 साल से ऊपर है तो आपके जो वीजा के चांसेस है वो आपके बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने जो है ना वो लाजमी ही वापस आना है और इनका जो वहाँ पे सेटल होने का वो कोई प्लान नहीं है। तो इस तरह की जो एज होती है वो आपकी टाइज के अंदर आती है कि आपकी जो एज के लिहाज से टाइज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो एक यंग बंदा होता है 20, 25, 30, 40 साल से कम एज वाला, तो उनको अपनी टाइज जो है ना वो अच्छी शो करवानी पड़ती है। लाइक आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, जॉब या फिर कोई भी अदर एसेट्स हो सकते हैं जो कि आपके नाम पे हों और जिनकी बेस पे आप वापस आएंगे, तो ये आपकी टाइज होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपने कभी भी वो नहीं छुपाना कनाडा से या फिर किसी भी कंट्री से, आपने वो चीज़ नहीं छुपानी, क्योंकि अगर आप वो छुपाएंगे तो कनाडा को खासतौर पता होता है, वो आपकी जो आईडी कार्ड होता है और उससे जो आपकी डिटेल है वो सारी निकाल लेते हैं कि आपके ऊपर कभी कोई पर्चा वगैरह हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपके ऊपर हुआ है और आप जो है कनाडा से छुपा रहे हैं तो आपकी जो फाइल है वो रिफ्यूज हो सकती है, और रिफ्यूज नहीं बल्कि बैन भी हो सकती है। तो कभी भी कनाडा से कुछ नहीं छुपाना, रिफ्यूजल खासतौर पे नहीं छुपाना। अगर आपका कनाडा से रिफ्यूज है ऑलरेडी तो आपने कभी भी नहीं छुपाना। अगर किसी और कंट्री से रिफ्यूज है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर आपका रिफ्यूजल है तो आपने उसको छुपाना नहीं, क्योंकि कनाडा जो है ना वो सब कंट्रीज को चेक करता है और सब कंट्रीज का डाटा जो है ना वो कनाडा के पास होता है। आपका पासपोर्ट है उससे वो सारी चीजें जो है वो निकाल लेते हैं। कभी आपने बायोमेट्रिक दिए हैं किसी भी कंट्री के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके, यूएसए के अंदर, तो वहां से जो है ना वो आपका जो डाटा है बायोमेट्रिक से वो निकाल लेते हैं। तो रिफ्यूजल कभी भी नहीं छुपाना। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कनाडा के अंदर बहुत मैटर करती है। अगर आपकी यंग एज है तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। तो कनाडा के अंदर अप्लाई करने से पहले आप जो है ना वो अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। ठीक है। अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनानी तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं होते। इससे बेहतर है कि आप छोटी छोटी कंट्रीज को है ना वो विजिट कर लें, उसके बाद जो है ना वो कनाडा के लिए आप अप्लाई करें। फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा मिलता है लेकिन मुश्किल में आपके 10 to 20% चांसेस होते हैं वीजा लगने के। तो कनाडा के अंदर जब भी अप्लाई करें पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। और जो कंट्रीज हैं उनके अंदर इतना मैटर नहीं करती ट्रैवल हिस्ट्री, खासतौर पर कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। आपके पास इतना बैलेंस होना चाहिए कि आप अपनी जो फाइल है, अपना जो विजिट है उसको जो है ना वो प्रूफ आपके पास अच्छा होना चाहिए। ठीक है। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए अब अगर आपने सिंगल अप्लाई करना है तो आपके पास मिनिमम 1.5 मिलियन 15 लाख रुपए होने चाहिए अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। अब बैंक स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। बैंक स्टेटमेंट के अंदर लोग क्या करते हैं, किसी से पैसे लेके रखवा लेते हैं। अब कनाडा के अंदर रिक्वायर्ड होती है बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की। अब 6 मंथ के अंदर लोग क्या करते हैं, या फिर 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं या फिर 5 मंथ की। आपने मंथ की 6 मंथ की लगानी है क्योंकि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, उसको आपने लाजमी फॉलो करने है। और दूसरी चीज क्या है कि बैलेंस अगर किसी से लेके रखवाने भी हैं आपने तो 6 मंथ के अंदर थोड़े थोड़े करके रखवाएं।
एक ही दिन के अंदर आप जो है ना वो लास्ट मंथ के अंदर जिस दिन आपकी फाइल सबमिशन होनी है, आप जो है वो किसी से पैसे लेकर रखवा लेते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज हो जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। बैंक स्टेटमेंट बनाने किस तरह से, अभी इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास कहीं से भी पैसे आ रहे हैं, आपकी जॉब सैलरी आती है, उसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो आपकी सैलरी स्लिप के अंदर भी शो होती है, आपके एम्प्लॉयमेंट कार्ड के अंदर भी, और खासतौर आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी शो होती है। तो उसको तो आपने कुछ भी नहीं करना, बेशक आप उसको निकाल रहे हैं जो भी है। अब जो वीज़ा है वो तो आपको सेविंग की बेस पे मिलता है कि आपके पास सेविंग्स कितनी है सैलरी से हट के, ठीक है। अब स्टेटमेंट किस तरह से बनानी है, अगर आपको कोई 5 से 6 लाख रुपए मंथली आपके अकाउंट के अंदर आता है, कहीं से भी, आपकी जॉब से, आपकी प्रॉपर्टी से, या फिर आप किसी से लेके रखवा रहे हैं 5 से 6 लाख रुपए, तो उसको आपने 3 लाख रुपए लाजमी बैंक स्टेटमेंट के अंदर सेव करने हैं। मतलब 5 लाख रुपए आपके पूरे मंथ के अंदर स्टेटमेंट के अंदर आए हैं और उसमें से आपने निकाले भी हैं, और जो बचने चाहिए वो 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए लाजमी बचने चाहिए। तो आपकी जो सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी 3 लाख रुपए एक मंथ के। दूसरे मंथ आपने सेविंग इसी तरह से करना है, 5 लाख रुपए 6 लाख तक, और सेविंग जो है वो 3 लाख आपने रखनी है। 2 मंथ की 6 लाख बन जाएगी। फिर आगे 2 मंथ है उसका इस हिसाब से करना है, कितनी बन जाएगी, 12 लाख बन जाएगी। फिर आगे 2 मंथ्स हैं उसका भी इसी हिसाब से आपने करना, जो है आपकी 1.5 मिलियन या फिर 1.8 मिलियन तक जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो चली जाएगी सिंगल अप्लाई करने के लिए। अगर आपने फैमिली के साथ अप्लाई करना है, 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं, आपकी 3 मिलियन से बैंक स्टेटमेंट कम नहीं होनी चाहिए। 3 मिलियन से ऊपर हो तब आप जो है ना वो कनाडा का वीज़ा ले सकते हैं। और इसी तरह से हो, अगर किसी से पैसे लेके रखवाने हैं तो आपने इसी हिसाब से रखवाने हैं, बड़ी अमाउंट ना हो, 2 लाख से, 2 लाख से कम अमाउंट आप रखवा सकते हैं, और लाजमी रखवाएं 2 लाख से बड़ी अमाउंट ना हो। अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है, लाइक आपको सैलरी आती है या प्रॉपर्टी से कहीं से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, तो आपने फिर उसका एविडेंस प्रोवाइड लाजमी करवाना है। अब बात करते हैं एंटी टैक्स रिटर्न के ऊपर। एंटी टैक्स रिटर्न जो है ना वो कनाडा के अंदर तो अब लाजमी हो चुकी है। कनाडा जो है ना आपको एंटी टैक्स रिटर्न के बगैर भी वीज़ा नहीं देता। तो आपकी एंटी टैक्स रिटर्न जो है ना वो लाजमी आपके पास होनी चाहिए, और उसके अंदर आपकी जो सालाना इनकम है वो भी शो होनी चाहिए। आप सालाना कमाते हैं 24 लाख, लाइक आपकी मंथली सैलरी जो है ना वो 2 लाख है, या प्रॉपर्टी से आपको जो पैसे आते हैं मंथली वो भी 2 लाख है। सालाना जो है ना वो 24 लाख, 25 लाख, 20 लाख तक होनी चाहिए कि आप जो है ना सालाना इतने पैसे कमाते हैं। आपकी रिटर्न्स के अंदर सैलरी भी शो होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस की अर्निंग भी शो होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी से आती है तो आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर प्रॉपर्टी की इनकम जो है ना वो भी शो होनी चाहिए। आपका एनटीएन लाजमी है, आपका एक्टिव हो, और एक्टिव की बेस पे आप कनाडा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना आप अप्लाई ना करें विदाउट टैक्स रिटर्न, विदाउट एनटीएन, विदाउट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विदाउट जो है ना अपना बिजनेस कार्ड या फिर एम्प्लॉयमेंट कार्ड। सैलरी पर्सन है तो आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड, बिजनेसमैन है तो आपका एनटीएन, आपका बिजनेस का लेटर, बिजनेस कार्ड वगैरह जो है ना वो मैटर करता है, वो आपने लाजमी साथ जो है ना वो अटैच करने हैं। इसके अलावा जॉब पर्सन है तो सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जिसके अंदर आपका जो जॉब है डेजिग्नेशन वो शो होना चाहिए, आपका डिपार्ट जो है ना वो कौन सा है वो शो होना चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलती है, मंथली या फिर एनुअल मिलती है, तो वो भी सैलरी आपको जो है ना आपके एम्प्लॉयमेंट कार्ड के अंदर शो होनी चाहिए। और आपने कब से जॉब पे ज्वाइन किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है ना वो शो होना चाहिए आपके एम्प्लॉयमेंट कार्ड के अंदर। और एनओसी लाजमी होनी चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब भी आप कनाडा के लिए या किसी भी कंट्री के अंदर अप्लाई करें तो आपके पास एनओसी लाजमी होनी चाहिए। एनओसी क्या होती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि कंपनी को कोई कंसर्न नहीं है आपकी विजिट के ऊपर। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो कंपनी आपको खुद भेज रही है, उनको कोई कंसर्न नहीं है, और जो है ना वो सेटिस्फाई हैं आपसे, आपके काम से सेटिस्फाई हैं, और आपके विजिट से सेटिस्फाई हैं। अगर आप कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है तो अपने डॉक्यूमेंट के साथ लाजमी आपने उनके अटैच करने हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, आपने इनको फॉलो करना है तो आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। अब एक और चीज़ के ऊपर आते हैं कि हमारा अभी वीज़ा लग गया, आपके बिल्कुल सामने होगा 23 जनवरी को, और इनकी सबमिशन हुई थी 17 जनवरी को, और 6 दिन के अंदर जो है इनका वीज़ा लग गया है। बिल्कुल आपके सामने ऑलरेडी 2023 में ये कनाडा से रिफ्यूज थे, और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री हुए दुबई से, थाईलैंड से और मलेशिया से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, और इनका हमने जो है ना वो वीज़ा बैन किया विद इन 6 मंथ के अंदर, और पहले से रिफ्यूज थे। दूसरे वीज़े के ऊपर आते हैं, ये आया है 7 फरवरी को, 6 फरवरी को इनकी सबमिशन है। विद इन 1 डे के अंदर इनका अप्रूवल आया है, और इनकी अप्रूवल आई है विद इन 1 डे के अंदर। और ये कनाडा से भी ऑलरेडी रिफ्यूज थे, ये बिल्कुल आपके सामने होगी, कोई बायोमेट्रिक लेटर नहीं आया,
और इनकी अप्रूवल जो है ना वो विद इन 1 डे आई है। और ये भी कनाडा से ऑलरेडी रिफ्यूज थे 2022 में, तो ये हमारे पास आई हैं। और ये बिजनेसमैन है, और जो पहले वाले थे जो इसकी 23 जनवरी को अप्रूवल आई है वो जॉब पर्सन है। तो इन्होंने पहले फैमिली के साथ अप्लाई किया था, अभी जो है ना इनका हमने सिंगल अप्लाई किया है, क्योंकि रिफ्यूजल देख के ही हम जो है ना वो जज कर सकते हैं। कोई भी बंदा जिनका रिफ्यूजल है वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह जो आपका वीज़ा है हम उसको बैन करने की कोशिश करेंगे। बाकी किसी भी कंट्री के अंदर 100% गारंटी नहीं होती, बट अगर आप डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हैं जिस तरह से हमने आपको अभी फुल डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है, तो आप इस तरह से इनको फॉलो करें तो आप किसी भी कंट्री का जो वीज़ा है वो ले सकते हैं, आपके जो चांसेस है वो अच्छे बन जाते हैं।